नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक बहुत ही रोचक और विज्ञान से भरा हुआ अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय है प्रदीप्ति, जिसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। बिजली का आविष्कार ही अंधेरे को दूर करने के लिए हुआ था, इसलिए एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रकाश क्या है, ये कैसे पैदा होता है और हम इसे कैसे नापते हैं। आज की इस विस्तृत क्लास में हम प्रकाश के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करता है और हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता देता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसकी चाल निर्वात में 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन हमें हर तरह का विकिरण दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें केवल एक निश्चित तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को ही देख सकती हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एंगस्ट्रॉम दूरी नापने की बहुत छोटी इकाई है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज़्यादा। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो पहले वह गर्म होती है, ऊष्मा देती है, फिर वह लाल होती है और अगर तापमान और बढ़ाया जाए तो वह सफ़ेद चमकने लगती है और प्रकाश देने लगती है। इसी सिद्धांत पर हमारे बल्ब काम करते हैं। अब हम प्रदीप्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाओं और इकाइयों को समझेंगे। ये परिभाषाएं ही इस चैप्टर का आधार हैं। पहली परिभाषा है प्रदीप्ति पुंज या ल्यूमिनस फ्लक्स। किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए एक बल्ब से, प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश की कुल किरणों की मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। यानी बल्ब से कुल कितना उजाला बाहर निकल रहा है। इसकी इकाई ल्यूमेन होती है। इसे ग्रीक अक्षर फाइ से दर्शाया जाता है। दूसरी परिभाषा है प्रदीप्ति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बल्ब से रोशनी हर दिशा में निकलती है, लेकिन अगर हम किसी एक विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में निकलने वाली रोशनी को नापें तो उसे प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। आसान भाषा में एक दिशा में प्रकाश का तीखापन कितना है। इसकी इकाई कैंडेला या कैंडल पावर होती है। पुराने जमाने में इसे मोमबत्ती से नापा जाता था, इसलिए इसका नाम कैंडल पावर पड़ा। तीसरी परिभाषा है ठोस कोण या सॉलिड एंगल। जैसे हम कागज पर बने कोण को डिग्री में नापते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशन में, जैसे तरबूज से काटा गया एक टुकड़ा जो कोण केंद्र पर बनाता है, उसे ठोस कोण कहते हैं। इसकी इकाई स्टेरेडियन होती है। एक पूरे गोले के केंद्र पर बनने वाला ठोस कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो उस सतह पर कितना उजाला हुआ, इसे प्रदीप्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, फ्लक्स वह है जो बल्ब से निकला और प्रदीप्ति वह है जो मेज पर पहुंचा। इसकी इकाई लक्स होती है। एक लक्स का मतलब है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। यानी अगर 1 वर्ग मीटर की मेज पर 1 ल्यूमेन रोशनी गिर रही है तो वहां 1 लक्स का उजाला है। इसकी एक और इकाई है ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट, जिसे फुट कैंडल भी कहते हैं। पांचवी परिभाषा है चमक या ब्राइटनेस। इसे ल्यूमिनेंस भी कहते हैं। ये वह रोशनी है जो किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों तक वापस आती है। हमें वस्तुएं इसी चमक के कारण दिखाई देती हैं। इसकी इकाई कैंडेला प्रति वर्ग मीटर या निट होती है। छठी परिभाषा है लैंप दक्षता या ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ये किसी भी बल्ब की परफॉर्मेंस बताती है। हम बल्ब को इनपुट में बिजली वॉट देते हैं और आउटपुट में हमें रोशनी ल्यूमेन मिलती है। तो आउटपुट ल्यूमेन बटे इनपुट वॉट दक्षता कहलाती है। इसकी इकाई ल्यूमेन प्रति वॉट होती है। जैसे पुराने बल्ब की दक्षता 10 ल्यूमेन प्रति वॉट थी, जबकि एलईडी की दक्षता 100 ल्यूमेन प्रति वॉट से ज़्यादा है। भाग 2, प्रदीप्ति के नियम। प्रकाश किसी सतह पर कैसे फैलता है, इसके लिए 2 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये नियम कहता है कि किसी सतह पर पहुंचने वाली रोशनी उस सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। इसे गहराई से समझिए। अगर आप अपने लैंप को किताब से 2 गुना दूर ले जाएंगे तो रोशनी आधी नहीं होगी, बल्कि 1/4 रह जाएगी। 2 का वर्ग 4 होता है। अगर दूरी 3 गुना कर देंगे तो रोशनी 9 गुना कम हो जाएगी। यही कारण है कि स्ट्रीट लाइटें बहुत ऊंचाई पर लगाने से जमीन पर रोशनी बहुत कम हो जाती है। सूत्र है E समानुपाती है 1/d स्क्वायर के। दूसरा नियम है लैम्बर्ट का कोज्या नियम, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ये नियम कहता है कि सतह पर गिरने वाली रोशनी उस कोण पर निर्भर करती है जिस कोण पर किरणें गिर रही हैं। अगर किरणें बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर गिरेंगी तो रोशनी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किरणें तिरछी गिरेंगी तो रोशनी कम हो जाएगी। सूत्र है E समानुपाती है cos थीटा के। इसलिए कुल प्रदीप्ति का सूत्र बनता है E बराबर I/d स्क्वायर गुना cos थीटा। भाग 3, विद्युत लैंप और उद्दीप लैंप, इंकैंडेसेंट लैंप्स। अब हम अलग अलग प्रकार के लैंपों की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन को बहुत डिटेल में समझेंगे। लैंप मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीप लैंप फिलामेंट वाले और गैस डिस्चार्ज लैंप।
सबसे पहले बात करते हैं उद्दीप लैंप की। इसे फिलामेंट लैंप या GLS लैंप भी कहते हैं। सिद्धांत: जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में से बिजली गुजारी जाती है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फिलामेंट। फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन ही क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। यह इतनी गर्मी पर भी पिघलता नहीं है। दूसरा, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। तीसरा, ये यांत्रिक रूप से मजबूत होता है और झटके सह सकता है। लैंप के अंदर से हवा निकाल दी जाती है, यानी निर्वात वैक्यूम पैदा किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? अगर हवा अंदर रहेगी तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिलामेंट जलकर राख हो जाएगा। छोटे लैंपों 25 वॉट तक में निर्वात रखा जाता है, लेकिन बड़े लैंपों 40 वॉट से ऊपर में निर्वात रखने से एक समस्या आती है, वाष्पीकरण। ज़्यादा गर्मी से टंगस्टन भाप बनकर उड़ने लगता है और कांच काला पड़ जाता है। इसे रोकने के लिए हम लैंप में अक्रिय गैस भरते हैं। आमतौर पर ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा जाता है। ये गैस फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकती है, जिससे हम फिलामेंट का तापमान और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा रोशनी ले सकते हैं। गैस भरे लैंप की दक्षता 12 से 15 ल्यूमेन प्रति वॉट होती है। एक विशेष प्रकार का उद्दीप लैंप है हैलोजन लैंप। इसमें भी टंगस्टन का फिलामेंट होता है, लेकिन इसमें ऑर्गन के साथ थोड़ी मात्रा में हैलोजन गैस जैसे आयोडीन या ब्रोमीन भरी जाती है। इसका फ़ायदा क्या है? साधारण बल्ब में जो टंगस्टन उड़ता है वह कांच पर जम जाता है, लेकिन हैलोजन लैंप में उड़ा हुआ टंगस्टन हैलोजन गैस के साथ क्रिया करता है और वापस फिलामेंट पर ही आकर जम जाता है। इसे रीजनरेटिव साइकिल कहते हैं। इससे लैंप काला नहीं पड़ता, उसकी उम्र बढ़ जाती है और वह बहुत तेज सफ़ेद रोशनी देता है। इसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट और वीडियोग्राफी में होता है। भाग 4, गैस डिस्चार्ज लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप्स। अब हम लाइटिंग की दूसरी दुनिया में चलते हैं, जो है गैस डिस्चार्ज लैंप। ट्यूबलाइट, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। सिद्धांत: इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता जो गर्म होकर रोशनी दे। इसमें कांच की नली में विशेष गैस भरी होती है और 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो गैस का आयनीकरण आयनाइजेशन हो जाता है। गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं और प्रकाश पैदा करते हैं। इन लैंपों को चालू करने के लिए हमेशा एक चोक बैलास्ट की जरूरत पड़ती है। सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप। ये लैंप सड़कों पर पीली रोशनी के लिए जाना जाता है। इसकी बनावट बहुत जटिल होती है। इसमें यू आकार की एक कांच की नली होती है। यह नली सामान्य कांच की नहीं होती, क्योंकि सोडियम कांच को खराब कर सकता है। इसलिए यह विशेष बोरोसिलिकेट कांच की बनी होती है। इस नली में दाने के रूप में ठोस सोडियम और थोड़ी सी नियॉन गैस भरी होती है। जब हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो ये तुरंत पीली रोशनी नहीं देता। शुरू में ये गुलाबी या लाल रंग की रोशनी देता है। क्यों? क्योंकि शुरू में डिस्चार्ज केवल नियॉन गैस में होता है। सोडियम जमा हुआ होता है। गर्मी पैदा होने से धीरे धीरे लगभग 10 से 15 मिनट में सोडियम भाप बनता है और तब जाकर यह अपनी पूरी पीली रोशनी देता है। इस लैंप की दक्षता बहुत अच्छी होती है, लगभग 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वॉट। इसमें एक लीक ट्रांसफॉर्मर या हाई रिएक्टेंस चोक का इस्तेमाल होता है, जो स्टार्ट करते समय 380 से 450 वोल्ट देता है, लेकिन एक बार लैंप जल जाए तो वोल्टेज को घटाकर 110 वोल्ट कर देता है। मरकरी वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप। ये लैंप नीली सफ़ेद रोशनी देता है। यह उच्च दाब हाई प्रेशर पर काम करता है। इसकी बनावट में 2 नलियां होती हैं। अंदर वाली नली क्वार्ट्ज की बनी होती है, क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे साधारण कांच नहीं सह सकता। बाहर वाली नली हार्ड ग्लास की होती है, जो अंदर की नली को ठंडक और हवा से बचाती है। इन दोनों नलियों के बीच में निर्वात होता है। इसमें 2 मेन इलेक्ट्रोड और एक सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। सहायक इलेक्ट्रोड एक उच्च प्रतिरोध के साथ जुड़ा होता है, जो स्टार्ट करने में मदद करता है। मरकरी लैंप को भी पूरा जलने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। ध्यान रहे, मरकरी लैंप को हमेशा खड़ा वर्टिकल लगाना चाहिए। अगर लेटाकर लगाएंगे तो अंदर की आग कांच को छू सकती है और ट्यूब फट सकती है। आजकल MB टाइप और MAT टाइप मरकरी लैंप आते हैं। MBF टाइप में फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप होता है, जो रंग को सुधारता है। भाग 5, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। अब हम उस लैंप को समझेंगे जो हर घर में पाया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। ये कम दाब वाला मरकरी वेपर लैंप है। संरचना: यह एक लंबी कांच की नली होती है। इसके अंदर की दीवार पर एक सफ़ेद पाउडर का लेप होता है, जिसे फास्फो कहते हैं। ट्यूब के अंदर ऑर्गन गैस और पारे मर्क्यूरी की कुछ बूंदें भरी होती हैं। दोनों किनारों पर टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, जिन पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकें।
कार्यप्रणाली वर्किंग। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टर काम करता है। स्टार्टर सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है। इस दौरान चोक, एक बहुत हाई वोल्टेज का झटका इंडक्टिव किक लगभग 1000 वोल्ट पैदा करता है। ये झटका ट्यूब के अंदर की गैस को आयनीकृत कर देता है और आग बन जाती है। लेकिन एक राज की बात, ट्यूब के अंदर जो आग बनती है उससे जो रोशनी निकलती है वह पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट ऊप होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। यहीं पर फास्फो पाउडर का जादू काम आता है। जब ये अदृश्य यूवी किरणें फास्फो पाउडर से टकराती हैं तो वह पाउडर चमकने लगता है और दृश्य प्रकाश सफ़ेद रोशनी देता है। इसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। सहायक उपकरण चोक, इसके दो काम हैं। पहला, स्टार्ट करते समय हाई वोल्टेज देना। दूसरा, जलने के बाद कट को कंट्रोल करना। अगर चोक हटा देंगे तो ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो जाएगी। स्टार्टर, इसमें एक छोटी नियॉन बल्ब और एक द्विधात्विक पत्ती बाइमेटालिक स्ट्रिप होती है। इसका काम केवल शुरू के 2-3 सेकंड के लिए सर्किट को ऑन ऑफ करना है। एक बार ट्यूब जल गई तो स्टार्टर को निकाल भी दे तो ट्यूब जलती रहेगी। कैपेसिटर चोक एक इंडक्टिव लोड है जो पावर फैक्टर को खराब करता है। इसे सुधारने के लिए सप्लाई के समानांतर में एक छोटा कंडेंसर कैपेसिटर लगाया जाता है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ट्यूबलाइट AC सप्लाई पर चलती है, इसलिए यह 1 सेकंड में 100 बार बुझती और जलती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के कारण। हमारी आंखें इसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन अगर कोई मशीन या पंखा उसी स्पीड से घूम रहा हो तो वह हमें रुका हुआ या उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। ये फैक्ट्रियों में खतरनाक हो सकता है। इसे रोकने के लिए हम 2 ट्यूबलाइटों को लीड लैग सर्किट में जोड़ते हैं, एक के सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं। भाग 6, आधुनिक लैंप CFL और LED। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये ट्यूबलाइट का ही छोटा रूप है। इसमें चोक और स्टार्टर अलग से नहीं होते, बल्कि अंदर ही एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक बैलिस्ट होता है। इसकी नली को मोड़कर छोटा कर दिया जाता है। ये बिजली की बहुत बचत करती है। इसकी उम्र साधारण बल्ब से 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। सिद्धांत, यह कोई फिलामेंट या गैस डिस्चार्ज लैंप नहीं है। यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब P टाइप और N टाइप मटेरियल के जंक्शन से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मिलने से ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश के रूप में होती है। LED बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं, बल्कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का इस्तेमाल होता है। लाभ, इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा है 100-150 ल्यूमेन वॉट। इसकी उम्र बहुत लंबी है 50,000 घंटे। ये तुरंत जलती है, कोई वार्म अप टाइम नहीं। ये DC पर काम करती है, इसलिए इसके अंदर एक ड्राइवर सर्किट लगा होता है जो AC को DC बनाता है। भाग 7, प्रकाश व्यवस्था के प्रकार लाइटिंग स्कीम्स। अंत में हम जानेंगे कि कमरे में लाइट कैसे लगाई जाती है। इसके 5 तरीके हैं। प्रत्यक्ष प्रकाश डायरेक्ट लाइटिंग, इसमें 90% रोशनी सीधे नीचे आती है। इसके लिए गहरे रिफ्लेक्टर का प्रयोग होता है। ये कारखानों और पढ़ने की मेज पर प्रयोग होता है। इसमें परछाई गहरी बनती है। अप्रत्यक्ष प्रकाश इनडायरेक्ट लाइटिंग, इसमें 90% रोशनी पहले छत पर फेंकी जाती है, वहां से टकराकर नीचे आती है। ये सिनेमा हॉल और होटलों में सुहावने माहौल के लिए प्रयोग होती है। इसमें परछाई नहीं बनती और चकाचौंध बिल्कुल नहीं होती। अर्ध प्रत्यक्ष सेमी डायरेक्ट, इसमें 60-90% रोशनी नीचे और बाकी ऊपर जाती है। इसमें पारदर्शी कांच के शेड इस्तेमाल होते हैं। अर्ध अप्रत्यक्ष सेमी इनडायरेक्ट, इसमें 60-90% रोशनी ऊपर और बाकी नीचे आती है। सामान्य विसरित जनरल डिफ्यूजिंग, इसमें कांच के गोल ग्लोब का इस्तेमाल होता है जो हर दिशा में बराबर रोशनी फैलाता है, जैसे बगीचे या पार्क की लाइटें। निष्कर्ष, प्रकाश व्यवस्था का डिज़ाइन करते समय हमें स्थान ऊंचाई अनुपात स्पेस टू हाइट रेशियो का ध्यान रखना होता है, जो आमतौर पर 1 से 1.5 के बीच होता है। साथ ही रखरखाव गुणांक मेंटेनेंस फैक्टर भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ धूल जमने से रोशनी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 15 का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण। हमने प्रकाश की एक किरण से शुरू करके LED की आधुनिक तकनीक तक सब कुछ गहराई से समझा। यह अध्याय न केवल परीक्षा के लिए बल्कि दैनिक जीवन में सही लाइट चुनने के लिए भी बहुत काम का है। आशा है कि यह जानकारी आपके ज्ञान को रोशन करेगी।